अध्याय 40। कुछ दिनों बाद जब मैथ्यू और मैं टहलने से लौटे तो सोफी रसोई के द्वीप पर आधा दर्जन कद्दू और एक तेज चाकू के साथ बैठी थी। मौसम ठंडा हो गया था और हवा में सर्दी की एक नीरस आहट थी। तुम्हें क्या लगता है? सोफी ने कद्दू को घुमाते हुए पूछा। मेरी आंखें खुली हुई थीं। सभी हैलोवीन के कद्दुओं की तरह धनुषाकार भौहें और खुला हुआ मुंह, लेकिन उसने सामान्य विशेषताओं को कुछ उल्लेखनीय में बदल दिया था। मुंह से रेखाएं दूर हो गई थीं और माथे पर सिलवटें थीं, जिससे आंखें थोड़ी सी बेतरतीब लग रही थीं। कुल मिलाकर प्रभाव डरावना था। अद्भुत, मैथ्यू ने प्रसन्नता से कद्दू को देखा। उसने अपने काम की आलोचना करते हुए अपने होंठ काटे। मुझे यकीन नहीं है कि आंखें सही हैं, मैंने हंसते हुए कहा। कम से कम इसकी आंखें तो हैं। कभी कभी सारा को इसकी परवाह नहीं होती और वह स्क्रूड्राइवर की नोक से इसके किनारे पर 3 गोल छेद कर देती है और काम तमाम कर देती है। हैलोवीन चुड़ैलों के लिए एक व्यस्त छुट्टी है। हमारे पास हमेशा बारीक विवरणों के लिए समय नहीं होता है। सारा ने सोफी के काम का निरीक्षण करने के लिए स्टिल रूम से बाहर आते हुए तीखी आवाज में कहा। उसने स्वीकृति के साथ सिर हिलाया। लेकिन इस साल हम पड़ोस के लिए ईर्ष्या का विषय बनेंगे। सोफी ने शर्म से मुस्कुराते हुए एक और कद्दू अपनी ओर खींचा। मैं अगली बार इससे कम डरावना कद्दू बनाऊंगी। हम छोटे बच्चों को रोना नहीं चाहते। हैलोवीन आने में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा था। एम और सारा मेडिसन कॉवन की वार्षिक शरद ऋतु की पार्टी के लिए तैयार होने की जल्दी में थे। वहां भोजन मुफ्त पे एम के प्रसिद्ध पंच सहित, जिसका कम से कम 1 जुलाई में जन्म हुआ था, और पर्याप्त जादू टोना गतिविधियां होंगी ताकि चीनी उच्च बच्चों को व्यस्त रखा जा सके और वे ट्रिक या ट्रीट करने के बाद अलाव से दूर रहें। सेब के लिए बॉबिंग तब और अधिक चुनौतीपूर्ण थी जब संबंधित फल को जादू के प्रभाव में रखा गया था। मेरी चाची ने संकेत दिया कि वे अपनी योजना रद्द कर देंगी, लेकिन मैथ्यू ने बस अपना सिर हिला दिया। शहर में हर कोई हैरान हो जाएगा अगर तुम नहीं आए। ये तो बस एक आम हैलोवीन है। हम सभी संदिग्ध लग रहे थे। आखिरकार सारा और एम ही हैलोवीन के लिए घंटों की गिनती करने वाले अकेले नहीं थे। पिछली रात मैथ्यू ने घर में सभी के क्रमिक प्रस्थान की योजना बनाई थी, जिसमें नेथेनियल और सोफी से लेकर मार्कस और मिरियम तक का नाम शामिल था। उनका मानना था कि इससे हमारा प्रस्थान कम ध्यान देने योग्य होगा और इस पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। जब मैथ्यू ने अपनी घोषणा पूरी की, तब मार्कस और नाथनियल ने एक दूसरे को लंबी नजरों से देखा, जिसका समापन डेमन के सिर हिलाने के साथ हुआ, और अपने होठों को एक साथ दबाते हुए और युवा पिशाच मेज पर स्थिर होकर देख रहा था, जबकि उसके जबड़े की एक मांसपेशी फड़क रही थी। लेकिन कैंडी कौन बांटेगा? एम ने पूछा। मैथ्यू ने विचारमग्न होकर कहा, डायना और मैं ये काम करेंगे। जब हम अलग अलग रास्ते पर जाने के लिए अलग हुए तो दोनों युवक कमरे से बाहर निकल गए और दूध लाने के बारे में कुछ बड़बड़ाते रहे। फिर वे मार्कस की कार में चढ़ गए और ड्राइववे से नीचे उतर गए। तुम्हें उन्हें ये बताना बंद करना होगा कि उन्हें क्या करना है, मैंने मैथ्यू को डांटा, जो उन्हें जाते हुए देखने के लिए सामने के दरवाजे पर मेरे साथ था। वे दोनों बड़े आदमी हैं। नाथनियल की एक पत्नी है और जल्द ही उसका एक बच्चा भी होगा। अगर मार्कस और नाथनियल को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो कल उनके दरवाजे पर पिशाचों की एक सेना खड़ी होगी। अगले हफ्ते आप उन्हें ऑर्डर देने के लिए यहाँ नहीं होंगे, मैंने उन्हें याद दिलाया, टेल लाइट्स को शहर की ओर मुड़ते हुए देखते हुए। आपका बेटा प्रभारी होगा। यही तो मुझे चिंता है। असली समस्या ये थी कि हम टेस्टोस्टेरोन विषाक्तता के तीव्र प्रकोप के बीच में थे। नाथनियल और मैथ्यू एक ही कमरे में बिना चिंगारी के नहीं रह सकते थे, और बढ़ती भीड़ वाले घर में उनके लिए एक दूसरे से बचना मुश्किल था। उनका अगला झगड़ा उस दोपहर हुआ जब एक डिलीवरी आई। यह एक बॉक्स था जिस पर सीलिंग टेप पर बड़े लाल अक्षरों में बायोहैज़र्ड लिखा हुआ था। यह क्या बकवास है? मार्कस ने बॉक्स को सावधानी से परिवार के कमरे में ले जाते हुए पूछा। नाथेनियल ने लैपटॉप से नजरें उठाईं, उसकी भूरी आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। यह मेरे लिए है, मैथ्यू ने सहजता से कहा और अपने बेटे से बक्सा ले लिया। मेरी पत्नी गर्भवती है, नाथनियल ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा।
तुम इसे घर में कैसे ला सकते हो? के का टीकाकरण डायना के लिए। मैथ्यू ने अपनी झुंझलाहट पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मैंने अपनी पत्रिका एक तरफ रख दी। कौन से टीके? आप बीमारी से हर संभव सुरक्षा के बिना अतीत में नहीं जा सकते। स्टिल रूम में आइए, मैथ्यू ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। पहले मुझे बताओ कि बक्से में क्या है। बूस्टर टीके, टेटनस, टाइफाइड, पोलियो, डिप्थीरिया, साथ ही कुछ टीके जो शायद आपने नहीं लगवाए हों, जैसे कि एक नया वन शॉट रेबीज निवारक, नवीनतम फ्लू शॉट, हैजा के लिए टीकाकरण। वह रुका, अभी भी अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए। और एक स्मॉलपॉक्स वैक्सीन। चेचक। मेरे जन्म से कुछ साल पहले ही स्कूली बच्चों को चेचक के टीके देना बंद कर दिया गया था। इसका मतलब था कि सोफी और नाथनियल को भी टीका नहीं लगाया गया था। मैथ्यू नीचे झुका और मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। चलो शुरू करते हैं, उसने दृढ़ता से कहा। आज तुम मुझे सुई नहीं चुभोगे। उन्होंने कहा, कल चेचक और लॉकजॉ से बेहतर है कि आज सुई लगाई जाए। 1 मिनट रुको। नाथनियल की आवाज़ कमरे में एक चटकते कोड़े की तरह गूंज रही थी। चेचक का टीका आपको संक्रामक बनाता है। सोफी और बच्चे का क्या होगा? उसे समझाओ, मार्कस, मैथ्यू ने आदेश दिया, एक तरफ हटकर ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये चेचक से बिल्कुल भी संक्रामक नहीं है, मार्कस ने आश्वस्त करने की कोशिश की। ये बीमारी का एक अलग प्रकार है। सोफी ठीक हो जाएगी, बशर्ते वह डायना की बांह या उसके संपर्क में आने वाली किसी भी चीज़ को न छुए। सोफी ने मार्कस की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या तुम हमेशा वही सब करती हो जो वह तुमसे करने को कहता है? नेथेनियल ने मार्कस से तिरस्कार के साथ पूछा। सोफे से उठते हुए उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। सोफी, हम जा रहे हैं। बकवास बंद करो, नाथनियल, सोफी ने कहा। अगर तुम जाने की बात करने लगोगे तो तुम घर और बच्चे को भी परेशान कर दोगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नतनेल ने मैथ्यू को बुरी नज़र से देखा और बैठ गया। स्टिल रूम में मैथ्यू ने मुझे मेरी स्वेटशर्ट और टर्टलनेक उतारने को कहा और फिर मेरे बाएं हाथ पर अल्कोहल लगाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा चरमरा कर खुला। ये सारा थी। मैथ्यू और नेथेनियल के बीच बातचीत के दौरान वह बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रही, हालांकि उसकी नज़रें शायद ही कभी नए डिलीवर किए गए बॉक्स से हटी हों। मैथ्यू ने पहले ही मोल्डेड फोम कंटेनर के चारों ओर लपेटे गए सुरक्षात्मक टेप को काट दिया था। इसके अंदर 7 छोटी शीशियां रखी हुई थीं, साथ ही गोलियों का एक थैला, नमक के कंटेनर जैसा कुछ और एक 2 नुकीला धातु का उपकरण जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह पहले से ही उसी नैदानिक अलगाव की स्थिति में प्रवेश कर चुका था जिसे मैंने पहली बार ऑक्सफोर्ड में उसकी प्रयोगशाला में महसूस किया था, जिसमें बातचीत या गर्मजोशी से बिस्तर पर बैठने का कोई समय नहीं था। सारा का स्वागत नैतिक समर्थन था। मेरे पास तुम्हारे पहनने के लिए कुछ पुरानी सफ़ेद शर्ट हैं। सारा ने कुछ पल के लिए मेरा ध्यान मैथ्यू के काम से हटा दिया। उन्हें ब्लीच करना आसान होगा। कुछ सफ़ेद तौलिए भी। अपने कपड़े ऊपर छोड़ दो और मैं उनका ख्याल रखूंगा। धन्यवाद, सारा। अब संक्रमण का एक जोखिम कम हो गया है, जिसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैथ्यू ने एक शीशी चुनी। हम टेटनस बूस्टर से शुरुआत करेंगे। हर बार जब वह मेरी बाह में कुछ डालता, तो मैं सिहर उठता। तीसरी गोली लगते ही मेरे माथे पर पसीने की एक पतली सी चमक आ गई और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सारा, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम कृपया मेरे पीछे खड़ी नहीं हो सकती? सोमी, सारा मैथ्यू के पीछे खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। उसने मुझे बर्फ के ठंडे पानी से भरा एक गिलास दिया, जिसका बाहरी हिस्सा संघनन के कारण फिसलन भरा था। मैंने इसे कृतज्ञतापूर्वक लिया। मैथ्यू द्वारा खोली जा रही अगली शीशी पर ध्यान देने के बजाय इसे स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। एक और सुई मेरी त्वचा में घुस गई और मैं उछल पड़ा। मैथ्यू ने कहा, यह आखिरी शॉट है। उसने कंटेनर खोला जो नमक के क्रिस्टल से भरा हुआ लग रहा था और ध्यान से उसमें मौजूद सामग्री को तरल पदार्थ की बोतल में डाला। उसे जोर से हिलाने के बाद उसने उसे मुझे थमा दिया। ये हैजा का टीका है। यह मुंह से दिया जाता है। फिर चेचक का टीका है।
और कुछ गोलियां हैं जिन्हें अगली कुछ रातों तक खाने के बाद लेना है। मैंने इसे जल्दी से पी लिया, लेकिन फिर भी इसकी गाढ़ी बनावट और खराब स्वाद के कारण मुझे उबकाई आने लगी। मैथ्यू ने 2 नुकीले चेचक के टीके को रखने वाली सीलबंद थैली खोली। क्या आप जानते हैं कि थॉमस जेफरसन ने एडवर्ड जेनर को इस टीके के बारे में क्या लिखा था? उसने पूछा, बहुत ही सम्मोहित भाव से। जेफरसन ने कहा कि यह चिकित्सा की सबसे उपयोगी खोज थी। मेरे दाहिने हाथ पर शराब का ठंडा स्पर्श हुआ, फिर टीके के कांटे त्वचा में चुभने लगे। राष्ट्रपति ने हार्वे की रक्त परिसंचरण की खोज को चिकित्सा ज्ञान में एक सुंदर वृद्धि के अलावा कुछ नहीं माना। मैथ्यू एक गोलाकार पैटर्न में घूम रहा था, जिससे जीवित वायरस मेरी त्वचा पर फैल रहा था। उसकी ध्यान भटकाने वाली तरकीबें काम कर रही थीं। मैं उसकी कहानी सुनने में इतना व्यस्त था कि अपने हाथ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जेफरसन ने जेनर की प्रशंसा की क्योंकि उनके टीकाकरण ने चेचक को एक ऐसी बीमारी बना दिया जिसके बारे में केवल इतिहासकार ही जानते होंगे। उन्होंने मानव जाति को उसके सबसे घातक दुश्मनों में से एक से बचाया था। मैथ्यू ने खाली शीशी और टीका लगाने वाले को एक सीलबंद बाइचार्जर्ड कंटेनर में डाल दिया। सब हो गया। क्या आप जेफरसन को जानते हैं? मैं पहले से ही 18वीं सदी के वर्जीनिया में समय यात्रा के बारे में कल्पना कर रहा था। मैं वाशिंगटन को बेहतर जानता था। वो एक सैनिक था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कामों से अपनी बात कहता था। जेफरसन शब्दों से भरा हुआ था, लेकिन बुद्धि के पीछे छिपे व्यक्ति तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं कभी भी आप जैसे मूर्ख को साथ लेकर बिना बताए उसके घर नहीं जाता। मैंने अपना टर्टलनेक पहना, लेकिन मैथ्यू ने मेरी बांह को स्थिर किया और सावधानी से टीकाकरण स्थल को वाटरप्रूफ पट्टी से ढक दिया। यह एक जीवित वायरस है, इसलिए आपको इसे ढक कर रखना होगा। सोफी और नाथानियल इसके संपर्क में नहीं आ सकते, या ऐसी किसी भी चीज के संपर्क में नहीं आ सकते जो इसे छूती हो। वह सिंक के पास गया और भाप से भरे गर्म पानी में अपने हाथ जोर जोर से धोए। कितनी देर के लिए? मैं एक छाला बना लूंगा और फिर छाले पर पपड़ी जम जाएगी। जब तक छाला ठीक नहीं हो जाता, किसी को भी उस जगह को नहीं छूना चाहिए। मैंने उस पुराने, फैले हुए टर्टलनेक को अपने सिर के ऊपर खींच लिया, ध्यान रखते हुए कि पट्टी न उखड़ जाए। अब जब ये हो चुका है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि डायना आपको और खुद को हैलोवीन तक कैसे ले जाएगी। हो सकता है कि वह बचपन से ही लाइम वॉकिंग कर रही हो, लेकिन यह अभी भी आसान नहीं है। सारा चिंतित थी, उसका चेहरा एक भ्रूभंग में मुड़ गया। एम दरवाजे के पास से दिखाई दी। हमने उसके लिए मेज पर जगह बनाई। मैंने कबूल किया, मैं भी हाल ही में समय पर चल रहा हूँ। कब? मैथ्यू टीकाकरण से बचे हुए अवशेषों को साफ करने के अपने काम में एक पल के लिए रुक गया। सबसे पहले ड्राइववे पर जब तुम यसब्यू से बात कर रहे थे। फिर उस दिन जब साराह मुझे मोमबत्ती जलाने के लिए कह रही थी, जब मैं स्टिल रूम से बगीचे में गया था। दोनों बार मैंने अपना पैर उठाया, खुद को कहीं और जाने की इच्छा की, और अपना पैर वहीं रखा जहां मैं होना चाहता था। ये समय की सैर जैसा लगता है, सारा ने धीरे से कहा। बेशक, तुम बहुत दूर नहीं गए और तुम कुछ भी नहीं ले जा रहे थे। उसने मैथ्यू को नापकर देखा, उसकी अभिव्यक्ति संदिग्ध हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सोफी की आवाज़ धीमी थी। क्या वह ऐसा कर सकती है, मैथ्यू? एम ने पूछा, जब तक वह डायना को नहीं छूती। जब एम ने दरवाज़ा खोला, तो सोफी उसके पेट पर हाथ फिरा रही थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने दहलीज से शांति से कहा। जब तक मैथ्यू का उस जगह से कोई संबंध है जहां वे जा रहे हैं, वह डायना की मदद करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा। सोफी के पीछे मिरियम प्रकट हुई। क्या कुछ दिलचस्प हो रहा है? हम समय चलन के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा। आप अभ्यास कैसे करेंगी? मिरियम ने सोफी को घेर लिया और जब वह उसके पीछे आने की कोशिश कर रही थी, तो उसे मजबूती से दरवाजे की ओर धकेल दिया। डायना कुछ घंटे पीछे चली जाएगी, फिर कुछ और। हम समय बढ़ाएंगे, फिर दूरी। फिर हम मैथ्यू को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सारा ने एम की तरफ देखा। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो?
थोड़ा सा, एम ने सावधानी से उत्तर दिया। स्टीफन ने मुझे बताया कि उसने ये कैसे किया। उसने समय में पीछे जाने के लिए कभी मंत्रों का उपयोग नहीं किया, उसकी शक्ति उनके बिना भी काफी मजबूत थी। डायना के समय पर चलने के शुरुआती अनुभवों और जादू टोने के साथ उसकी कठिनाइयों को देखते हुए हम उसके उदाहरण का अनुसरण करना चाहेंगे। तुम और डायना खलिहान में जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? सारा ने धीरे से सुझाव दिया। वह सीधे स्टिल रूम में वापस आ सकती है। जब मैथ्यू हमारे पीछे आने लगा तो सारा ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया और कहा, यहीं रुको। मैथ्यू का चेहरा फिर से सफ़ेद हो गया था। उसे मेरा अलग कमरे में रहना पसंद नहीं था, अलग समय की तो बात ही छोड़िए। हॉप बैन में अभी भी बहुत पहले की फसल की मीठी खुशबू थी। एम सामने खड़ी थी और चुपचाप निर्देश दे रही थी। जितना हो सके उतना स्थिर खड़े रहो, उसने कहा, और अपना दिमाग खाली करो। आप मेरे योग शिक्षक की तरह लग रहे हैं, मैंने अपने अंगों को पर्वत मुद्रा की परिचित रेखाओं में व्यवस्थित करते हुए कहा। एम मुस्कुराए। मैंने हमेशा सोचा था कि योग और जादू में बहुत समानता है। अब अपनी आंखें बंद करो। उस शांत कमरे के बारे में सोचो जिसे तुम अभी अभी छोड़कर आई हो। तुम्हें यहाँ से ज्यादा वहाँ रहना चाहिए। अपने मन में स्थिर कमरे को फिर से बनाते हुए मैंने उसे वस्तुओं, सुगंधों, लोगों से सुसज्जित किया। मैंने भौहें सिकोड़ी। तुम कहाँ रहोगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब पहुँचते हैं। यदि यह हमारे जाने से पहले हुआ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, यदि नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। इसका भौतिक विज्ञान समझ में नहीं आता। मेरे दिमाग में ये चिंता घर कर गई कि ब्रह्मांड कई डायना और एम्स को कैसे संभालेगा। मिरियम और साराहा की तो बात ही छोड़िए। भौतिकी के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारे पिताजी ने अपने नोट में क्या लिखा था? जो अब आश्चर्य नहीं कर सकता, अचंभित नहीं हो सकता, वह मृत के समान है। काफी करीब है, मैंने अनिच्छा से स्वीकार किया। अब समय आ गया है कि तुम रहस्य की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाओ, डायना। जादू और आश्चर्य जो हमेशा से तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सोचो कि तुम कहाँ रहना चाहती हो। जब मेरा मन उसकी छवियों से भर गया तो मैंने अपना पैर उठाया। जब मैंने इसे फिर से नीचे रखा तो मैं एम के साथ हॉप प्रतिबंध में था। ये काम नहीं किया, मैंने घबराते हुए कहा। आप कमरे के विवरण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मैथ्यू के बारे में सोचो। क्या तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते? जादू दिल में होता है, दिमाग में नहीं। ये शब्दों और जादू टोने जैसी किसी प्रक्रिया का पालन करने के बारे में नहीं है। आपको इसे महसूस करना होगा। इच्छा। मैंने खुद को बोडलियन में शेल्फ से नोट्स और क्वेरीज बुलाते हुए देखा और सोल्स में मैथ्यू के कमरे में एक बार फिर से अपने होठों पर उसके होठों का पहला स्पर्श महसूस किया। धमाका हुआ और मैथ्यू मुझे थॉमस जेफरसन और एडवर्ड जेनर के बारे में कहानी सुना रहा था। नहीं, एम ने कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। जेफरसन के बारे में मत सोचो, मैथ्यू के बारे में सोचो। मैथ्यू। मैंने अपने मन को अपनी त्वचा पर उसकी ठंडी उंगलियों के स्पर्श, उसकी आवाज़ की समृद्ध ध्वनि, एक साथ होने पर तीव्र जीवन शक्ति की भावना पर वापस लाया। मैंने अपना पैर उठाया। वह स्टिल रूम के कोने में जा गिरा जहां मैं एक पुराने बैरल के पीछे दब गया। अगर वह खो गई तो क्या होगा? मैथ्यू तनाव में था। हम उसे वापस कैसे लाएंगे? सोफी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही यहाँ है। मैथ्यू ने घूमकर तेज सांस छोड़ी। मैं कब से गायब हूँ? मुझे चक्कर और उलझन महसूस हुई, लेकिन अन्यथा सब ठीक था। सारा ने कहा, लगभग 90 सेकंड। मैथ्यू के नर्वस ब्रेकडाउन के लिए यह पर्याप्त समय है। मैथ्यू ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी ठुड्डी के नीचे दबा लिया। भगवान का शुक्र है, वो मुझे कितनी जल्दी अपने साथ ले जा सकती है। चलो हम अपने आप से आगे नहीं बढ़ें, सारा ने कहा। एक बार में एक कदम। चारों ओर देखा, एम कहाँ है? बाम में। सोफी मुस्कुरा रही थी। वो पकड़ लेगी। मुझे एम को शांत होने में 20 मिनट से ज्यादा समय लगा। जब वह शांत हुई तो उसके गाल ठंड के साथ साथ चिंता से भी गुलाबी हो गए थे।
हालांकि जब उसने मुझे मैथ्यू के साथ खड़ा देखा तो उसका तनाव कुछ कम हो गया। तुमने अच्छा किया, एम। सारा ने उसे चूमते हुए कहा, जो एक दुर्लभ सार्वजनिक स्नेह प्रदर्शन था। डायना थॉमस जेफरसन के बारे में सोचने लगी, एम ने कहा। वह शायद मोंटिसेलो में पहुंच गई होगी। फिर उसने अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और उसके शरीर के किनारे धुंधले हो गए। मैंने पलक झपकाई और वह चली गई। उस दोपहर एम की सावधानीपूर्वक कोचिंग के साथ मैंने नाश्ते के लिए थोड़ी लंबी यात्रा की। अगले कुछ दिनों में मैं प्रत्येक टाइम वॉक के साथ थोड़ा आगे चला गया। 3 वस्तुओं की सहायता से समय में पीछे जाना हमेशा वर्तमान में लौटने से आसान था, जिसके लिए बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है और साथ ही यह सटीक रूप से पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी होती है कि आप कहां और कब पहुंचना चाहते हैं। अंत में मैथ्यू को ले जाने की कोशिश करने का समय आ गया था। सारा ने अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए चर को सीमित करने पर जोर दिया था। जहां आप अंत करना चाहते हैं वहीं से शुरू करें, उसने सलाह दी। इस तरह आपको बस एक विशेष समय पर वापस जाने के बारे में सोचना होगा। वह स्थान खुद ही देखभाल करेगा। मैं उसे शाम के अंधेरे में बेडरूम में ले गया, बिना उसे बताए कि वहां क्या होने वाला है। डायना की आकृति और ब्रिजेट बिशप की पॉपेट की सुनहरी बाली मेरे माता पिता की तस्वीर के सामने दराज के सीने पर रखी हुई थी। मैं यहाँ अकेले तुम्हारे साथ कुछ घंटे बिताना चाहता हूँ, लेकिन रात का खाना लगभग तैयार है। उसने विरोध किया, हालांकि उसकी आंखों में एक गणनात्मक चमक थी। बहुत समय है। सारा ने कहा कि मैं तुम्हें टाइम वॉकिंग पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। हम घर में अपनी पहली रात पर वापस जा रहे हैं। मैथ्यू ने एक पल सोचा और उसकी आंखें और भी चमक उठीं। क्या वह रात थी जब तारे अंदर से निकल आए थे? जवाब में मैंने उसे चूम लिया। ओह, वह शर्म से प्रसन्न दिखाई दिया। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। यह उसके लिए टाइम वॉकिंग के बारे में सबसे कठिन बात होगी। तुम हमेशा मुझे क्या कहते हो? अपनी आंखें बंद करो, आराम करो और मुझे करने दो। आराम करो। मैंने दुष्टता से मुस्कुराया। उसने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियां में डाल दी। चुड़ैल, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह हो रहा है, मैंने उसे आश्वस्त किया। मैं बहुत तेज हूँ। जब मैं कहूँ तो अपना पैर उठाओ और फिर से नीचे रख दो। और उसे जाने मत दो। कोई संभावना नहीं, मैथ्यू ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। मैंने उस रात के बारे में सोचा, सतू से मिलने के बाद हमारी पहली अकेलेपन की रात। मुझे उसकी पीठ पर उसका स्पर्श याद आया, जो एक ही समय में उग्र और कोमल था। मुझे हमारे अतीत के उस साझा पल से तत्काल और दृढ़ संबंध महसूस हुआ। अब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे पैर एक साथ उठे। लेकिन मैथ्यू के साथ समय पर चलना अलग अनुभव था। उसके साथ होने से हमारी गति धीमी हो गई और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। अतीत, वर्तमान और भविष्य हमारे चारों ओर प्रकाश और रंग के एक मकड़ी के जाले में झिलमिला रहे थे। जाल में प्रत्येक रेशा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लगभग अगोचर रूप से, कभी कभी दूसरे रेशे को छूता हुआ फिर धीरे धीरे दूर चला जाता था, जैसे कि हवा के झोंके से वह दूर चला गया हो। हर बार जब रेशे एक दूसरे को छूते थे और हर समय लाखों रेशे एक दूसरे को छू रहे होते थे, तो एक मूल, अश्रव्य ध्वनि की कोमल प्रतिध्वनि होती थी। हमारे सामने असीम संभावनाओं से क्षण भर के लिए विचलित होकर हमने समय के उस मुड़े हुए लाल और सफ़ेद धागे को नज़रअंदाज कर दिया जो हमारा पीछा कर रहा था। मैंने अपना ध्यान वापस उस पर लगाया, ये जानते हुए कि यह हमें मेडिसन में हमारी पहली रात में वापस ले जाएगा। मैंने अपना पैर नीचे रखा और अपनी नंगी त्वचा पर खुरदुरे फर्श का स्पर्श महसूस किया। आपने मुझसे कहा था कि यह तेज होगा, उसने भारी आवाज में कहा। मुझे ये तेज नहीं लगा। नहीं, यह अलग था, मैंने सहमति जताई। क्या तुमने रोशनी देखी? मैथ्यू ने अपना सिर हिलाया। वहां सिर्फ अंधकार था। मैं धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, सिर्फ तुम्हारा हाथ मुझे नीचे गिरने से बचा रहा था। उसने उसे अपने मुंह के पास उठाया और चूमा। शांत घर में मिर्च की महक आ रही थी और बाहर रात हो चुकी थी। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ कौन है? उसके नथुने फूल गए और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
फिर वह मुस्कुराया और खुशी से आहें भरी। सिर्फ सारा और एम और तुम और मैं, कोई भी बच्चा नहीं। मैं हंसी और उसे अपने करीब खींच लिया। इस घर में और भीड़ हो गई तो यह फट जाएगा। मैथ्यू ने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया, फिर पीछे हट गया। तुम्हारी पट्टियां अभी भी बंधी हुई हैं। इसका मतलब है कि जब हम समय में पीछे जाते हैं तो हम वर्तमान में जो हैं वही बने रहते हैं या भूल जाते हैं कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ था। उसके ठंडे हाथ मेरे टर्टलनेक के हेम के नीचे रेंगते रहे। एक टाइम वॉकर के रूप में तुम्हारी पुनः खोजी गई प्रतिभा को देखते हुए तुम समय बीतने का अनुमान लगाने में कितनी सटीक हो। यद्यपि हम खुशी खुशी अतीत में खो गए, लेकिन इमिली के सलाद बनाने से पहले ही हम वर्तमान में वापस आ गए थे। टाइम वॉकिंग आपसे सहमत है, मैथ्यू? सारा ने उसके शांत चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। उसने उसे एक ग्लास रेड वाइन से पुरस्कृत किया। धन्यवाद सारा, मैं अच्छे हाथों में था। उसने सलामी देते हुए अपना गिलास मेरी ओर उठाया। ये सुनकर बहुत खुशी हुई, सारा ने रूखे स्वर में कहा। मेरी भूतिया दादी की तरह लग रही थी। उसने कुछ कटी हुई मूली को सबसे बड़े सलाद के कटोरे में डाला जो मैंने कभी देखा था। ये कहाँ से आया? मैंने अपने लाल हो चुके होठों को छिपाने के लिए कटोरे में झांका। घर, एम ने सलाद ड्रेसिंग को विस्क से फेंटते हुए कहा। इतने सारे मुंह खिलाना उसे अच्छा लगता है। अगली सुबह घर ने हमें बताया कि इसमें एक और सदस्य जुड़ने वाला है। सारा, मैथ्यू और मैं इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मेरी अगली टाइम वॉक ऑक्सफोर्ड की ओर होनी चाहिए या साफ्ट टूर्स की ओर, तभी एम अपनी बाहों में कपड़ों का बोझ लेकर आई। कोई आ रहा है। मैथ्यू ने अपना पेपर नीचे रखा और खड़ा हो गया। अच्छा, मुझे आज डिलीवरी की उम्मीद थी। की डिलीवरी नहीं हुई है और वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन घर उनके लिए तैयार है। वो कपड़े धोने के कमरे में गायब हो गई। एक और कमरा, घर ने इसे कहाँ रखा है? सारा उसके पीछे चिल्लाई। मार्कस के बगल में, एम का जवाब वॉशिंग मशीन की गहराई से गूंज उठा। हमने शर्त लगाई कि वह कौन होगा। अनुमान अगाथा विल्सन से लेकर चेरी वैली से एमिली के दोस्तों तक थे, जो कोवन की हैलोवीन पार्टी के लिए बिना बताए आना पसंद करते थे। देर रात दरवाजे पर एक आधिकारिक दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो एक छोटे कद का, बुद्धिमान आंखों वाला सावला आदमी खड़ा था। लंदन में सेलिब्रिटी पार्टियों और टेलीविजन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ली गई तस्वीरों से उसे तुरंत पहचाना जा सकता था। उसकी पहचान के बारे में बची हुई कोई भी शंका मेरे गालों पर उसके परिचित स्पर्श से मिट गई। हमारा रहस्यमय गृह अतिथि मैथ्यू का मित्र हैमिश ऑसबोर्न था। तुम डायने हो, उसने बिना किसी खुशी या प्रस्तावना के कहा, उसका स्कॉटिश उच्चारण स्वरों को लंबाई दे रहा था। हैमिश ने व्यवसाय के लिए कपड़े पहने थे, एक पिन धारीदार चारकोल सूट पहना था जो उसके बिल्कुल फिट होने के लिए सिलवाया गया था, एक हल्के गुलाबी रंग की शर्ट जिसमें भारी चांदी के कफ लिंक थे, और एक फ्यूशिया टाई जिस पर छोटी काली मक्खियां कढ़ाई की गई थी। टैम, हेलो हैमिश, क्या मैथ्यू तुम्हारा इंतजार कर रहा था? मैंने उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। शायद नहीं, हैमिश ने सीढ़ी पर खड़े होकर तीखे स्वर में कहा। वो कहाँ है? हैमिश, मैथ्यू इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मुझे उसके आने की आवाज़ आने से पहले ही अपने पीछे हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह एक आश्चर्य है। हैमिश ने आगे बढ़े हुए हाथ को घूरा, फिर अपनी आंखें उसके मालिक की ओर घुमाईं। आश्चर्य? चलो आश्चर्यों पर चर्चा करते हैं। जब मैं आपकी पारिवारिक फर्म में शामिल हुआ तो आपने मुझसे कसम खाई थी कि यह कभी नहीं आएगा। उसने एक लिफाफा लहराया जिसकी काली सील टूटी हुई थी लेकिन अभी भी फ्लैप पर चिपकी हुई थी। मैंने किया। मैथ्यू ने अपना हाथ छोड़ दिया और हैमिश को सावधानी से देखा। तो फिर आपके वादे इतने ही हैं? इस पत्र से और आपकी माँ के साथ हुई बातचीत से मुझे ये समझ में आ गया है कि किसी तरह की बात तो है ही। परेशानी? हैमिश की नज़रें मेरी ओर घूमी, फिर मैथ्यू की ओर। हाँ, मैथ्यू के होंठ कड़े हो गए, लेकिन आप नौवे शूरवीर हैं। आपको इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने एक डेमन को नौवां शूरवीर बना दिया। मिरियम नाथानियल के साथ भोजन कक्ष से होकर आई थी। वह कौन है?
नथानियल ने नए आगंतुक का निरीक्षण करते हुए अपने हाथ में स्क्रैबल टाइल्स की एक मुट्ठी हिलाई। हामिश ओसबॉम, और आप कौन हो सकते हैं? हामिश ने पूछा, जैसे किसी अशिष्ट कर्मचारी को संबोधित कर रहा हो। आखिरी चीज जो हमें चाहिए थी वह घर में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन था। ओह, मैं कोई नहीं हूँ, नाथनियल ने भोजन कक्ष के दरवाजे पर झुकते हुए हवा में कहा। उसने मार्कस को देखा जब वो वहां से गुजरा। हामिश, तुम यहाँ क्यों हो? मानुस उलझन में दिख रहा था, फिर उसने पत्र देखा। ओह, मेरे पूर्वज रख रखाव कक्ष में एकत्र हुए, और घर अपनी नींव पर हिल रहा था। क्या हम इसे अंदर जारी रख सकते हैं? ये घर है, आप देखिए। मैं थोड़ा असहज हूँ, क्योंकि आप एक दानव हैं और गुस्से में हैं। आओ, हामिश। मैथ्यू ने उसे दरवाजे से बाहर खींचने की कोशिश की। मार्कस और सारा ने अभी तक विस्की की सप्लाई खत्म नहीं की है। हम तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाएंगे और तुम्हें आग के पास बैठाएंगे। हामिश वहीं खड़ा रहा और बोलता रहा। तुम्हारी माँ से मिलने के दौरान, जो मेरे सवालों का जवाब देने में तुमसे कहीं ज्यादा इच्छुक थी, मुझे पता चला कि तुम घर से कुछ चीजें चाहते थे। एलेन के लिए इतनी लंबी यात्रा करना शर्म की बात थी, जबकि मैं पहले ही तुम्हारे पास आकर पूछने वाला था कि तुम क्या कर रहे हो। उसने मुलायम किनारों और मजबूत ताले वाले एक भारी चमड़े के ब्रीफकेस और एक छोटे, कठोर किनारों वाले केस को उठाया। धन्यवाद, हैमिश। शब्द काफी सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन मैथ्यू अपनी व्यवस्था में किए गए बदलाव से स्पष्ट रूप से नाखुश था। स्पष्टीकरण की बात करें तो, ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रांसीसियों को अंग्रेजी राष्ट्रीय खजाने के निर्यात की परवाह नहीं है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इसे इंग्लैंड से बाहर निकालने के लिए किन कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी? क्या वे मुझे इसे हटाने देंगे, जिस पर मुझे संदेह है? मैथ्यू ने हैमिश की उंगलियों से ब्रीफकेस लॉक किया, उसे कोहनी से पकड़ा और अपने दोस्त को अंदर खींच लिया। बाद में, उसने जल्दी से कहा, मार्कस, हैमिश को ले जाओ और उसे डायना के परिवार से मिलवाओ, जबकि मैं इन्हें रख देता हूँ। ओह, ये तुम हो, सोफी ने डाइनिंग रूम से बाहर आते हुए प्रसन्नता से कहा। उसके पेट का उभार यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की एक फैली हुई स्वेटशर्ट के नीचे साफ दिखाई दे रहा था। तुम नाथानियल की तरह हो, मेरी तरह बिखरे दिमाग वाले नहीं। तुम्हारा चेहरा मंत्रमुग्ध और चौंका देने वाला दोनों लग रहा था। मेरे बर्तनों में से भी एक पर वह हैमिश की ओर मुस्कुराई जो तुम हो। क्या और भी हैं? उसने मुझसे पूछा, अपना सिर इस तरह झुकाते हुए कि वो एक छोटे, चमकदार आंखों वाले पक्षी जैसा लग रहा था। सोफी ने खुशी से जवाब दिया, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। आओ और मेरी चाची से मिलो, मैंने जल्दी से कहा। चुड़ैल ने ये जानना असंभव था कि हामिश क्या सोच रहा था। उसकी तीखी निगाहें कुछ भी नहीं चूकती थीं, और उसका चेहरा मैथ्यू की तरह ही भावशून्य था। हाँ, चुड़ैलें। मैथ्यू ऊपर की मंजिल पर गायब हो गया जबकि मार्कस और मैंने हामिश को एम से मिलवाया। वह मैथ्यू से कम नाराज लग रहा था और वह सह हंगामा किस बात को लेकर था। उसने तुरंत उसके ऊपर झल्लाहट शुरू कर दी। साराह ने हमें स्टिल रूम के दरवाजे पर खड़ा किया, सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ। अब हम एक उचित कॉन्वेंटिकल हैं, सारा, सोफी ने देखा क्योंकि वह रसोई द्वीप पर ताज़ा पके हुए कुकीज़ के पिरामिड के लिए पहुंची थी। सभी 3 चुड़ैलों, 3 दानव और 3 पिशाच मौजूद हैं और उनका हिसाब है। ऐसा लगता है, सारा ने हामिश को आंकते हुए सहमति जताई। उसने अपने साथी को एक हैरान मधुमक्खी की तरह रसोई में भिन-भिनाते हुए देखा। मुझे नहीं लगता कि नए मेहमान को चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत है, क्या डाइनिंग रूम में विस्की है? डायना और मैं इसे युद्ध कक्ष कहते हैं, सोफी ने हैमिश की बांह को पकड़ते हुए कहा, हालांकि यह असंभव लगता है कि हम मनुष्यों को पता चले बिना युद्ध लड़ सकें। यह अब एकमात्र जगह है जो हमें रखने के लिए पर्याप्त बड़ी है। कुछ भूत भी इसमें घुसने में कामयाब हो जाते हैं। भूत? हैमिश ने हाथ बढ़ाकर अपनी टाई ढीली कर दी। डाइनिंग रूम। सारा ने हैमिश की दूसरी कोहनी पकड़ ली। डाइनिंग रूम में सभी लोग। मैथ्यू पहले से ही वहां था। गर्म मोम की सुगंध हवा में भर गई। जब हम सभी ने अपना पसंदीदा पे लिया और एक सीट पर बैठ गए,
तो वह प्रभारी लग रहा था। हैमिश के पास सवाल हैं, मैथ्यू ने कहा। नाथनियल और सोफी के भी। और मुझे लगता है कि यह मेरी कहानी है, मेरी और डायना की। इसके साथ ही मैथ्यू ने गहरी सांस ली और कहानी में डूब गया। उसने सब कुछ शामिल किया, इशमोल 782, लाजरस के शूरवीर, ऑक्सफोर्ड में सेंधमारी, सेटू और लापेरे में जो कुछ हुआ, यहाँ तक कि बाल्डविन का गुस्सा भी। इसमें पॉपपेट और ईयरिंग्स और फेस जग भी थे। जब हैमिश ने टाइम वॉकिंग और 3 वस्तुओं के बारे में बात की, जिनकी मुझे किसी खास समय और जगह पर वापस जाने के लिए जरूरत होगी, तो उसने मैथ्यू को तीखी निगाहों से देखा। मैथ्यू क्लेयरमोंट, हैमिश ने मेज पर झुकते हुए फुसफुसाया। क्या यही वह है जो मैं सैप्ट टूर्स से लाया हूँ? क्या डायना को पता है? नहीं, मैथ्यू ने थोड़ा असहज होते हुए कहा। उसे हैलोवीन पर पता चल जाएगा। खैर, उसे हैलोवीन पर पता चल ही जाएगा, है न? हैमिश ने हताश होकर आह भरी। हालांकि हैमिश और मैथ्यू के बीच बहस काफी गर्म थी, लेकिन केवल 2 क्षण ऐसे आए जब तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। दोनों में ही आश्चर्य की बात नहीं है कि मैथ्यू और नटेनियल शामिल थे। पहला तब था जब मैथ्यू ने सोफी को समझाया कि यह युद्ध कैसा होगा, अप्रत्याशित हमले, पिशाचों और चुड़ैलों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े जो उबाल पर आ जाएंगे, क्रूर मौतें जो निश्चित रूप से होंगी क्योंकि प्राणी जादू टोना, पाश्विक शक्ति, गति और अलौकिक चालाकी का उपयोग करके प्राणी से प्राणी की लड़ाई लड़ेंगे। अब युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते। नेथेनियल की गहरी आवाज ने उत्पन्न हो रही बकबक को काट दिया। मैथ्यू की भौहें ऊपर उठ गईं और उसके चेहरे पर अधीरता का भाव आ गया। नहीं, युद्ध कंप्यूटर पर लड़े जाते हैं। ये 13वीं सदी नहीं है। हाथ से हाथ की लड़ाई की जरूरत नहीं है। उसने साइडबोर्ड पर रखे अपने लैपटॉप की ओर इशारा किया। कंप्यूटर की मदद से आप बिना एक भी गोली चलाए या खून की एक भी बूंद बहाए अपने दुश्मन को मार सकते हैं। ये 13वीं सदी नहीं हो सकती, नाथनियल, लेकिन कुछ लड़ाके उस समय में रहे होंगे और उन्हें पुराने ढंग से लोगों को नष्ट करने से भावनात्मक लगाव है। इसे मेरे और मार्कस पर छोड़ दो। मैथ्यू ने सोचा कि यह मामला यहीं खत्म हो गया। नाथनियल ने अपना सिर हिलाया और स्थिर भाव से मेज की ओर देखने लगा। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? मैथ्यू ने पूछा। उसके गले के पिछले हिस्से में एक अशुभ भुरभुराहट शुरू हो गई। तुमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तुम जो चाहोगे वह करोगे। नाथनियल ने चुनौती देते हुए अपनी भूरी आंखें मूंद ली, फिर कंधे उचका दिए। तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नष्ट करने के लिए और अधिक आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे, तो तुम गलती कर रहे हो। आखिरकार, विचार करने के लिए मनुष्य भी हैं। अगर पिशाच और चुड़ैलें सड़कों पर एक दूसरे से लड़ने लगेंगी, तो वे नोटिस करेंगे। मैथ्यू और नाथनियल के बीच दूसरी लड़ाई युद्ध से नहीं बल्कि खून से जुड़ी थी। इसकी शुरुआत काफी मासूमियत से हुई, जब मैथ्यू ने नाथनियल के अगाथा विल्सन से रिश्ते और सोफी के चुड़ैल माता पिता के बारे में बात की। यह जरूरी है कि उनके डीएनए का विश्लेषण किया जाए। बच्चे के जन्म के बाद उसका भी डीएनए परीक्षण किया जाएगा। मार्कस और मिरियम ने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया। हम में से बाकी लोग कुछ हद तक चौंक गए। नाथेनियल और सोफी आपके इस सिद्धांत पर सवाल उठाते हैं कि राक्षसी लक्षण आनुवंशिकता के बजाय अप्रत्याशित उत्परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, मैंने जोर से सोचते हुए कहा। हमारे पास बहुत कम डेटा है। मैथ्यू ने हैमिश और नाथनियल को 2 नए नमूनों की जांच करने वाले वैज्ञानिक की तरह निष्पक्ष नज़र से देखा। हमारे मौजूदा निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। सोफी का मामला यह मुद्दा भी उठाता है कि क्या डेमोन चुड़ैलों से ज़्यादा नज़दीकी से जुड़े हैं जितना हमने सोचा था। मिरियम ने अपनी काली आंखें डेमोन के पेट पर टिका दी। मैंने कभी नहीं सुना कि चुड़ैल डेमोन को जन्म दे। डेमोन के चुड़ैल को जन्म देने की बात तो दूर की बात है। तुम्हें लगता है कि मैं सोफी और अपने बच्चे का खून पिशाचों के एक समूह को सौंप दूंगा? नाथनियल नियंत्रण खोने के बहुत करीब लग रहा था। डायना इस कमरे में अकेली प्राणी नहीं है जिसका अध्ययन मंडली करना चाहेगी। नेथेनियल, मैथ्यू के शब्दों से डेमन को कोई राहत नहीं मिली। तुम्हारी माँ को तुम्हारे परिवार के सामने आने वाले खतरे का अंदाजा था, नहीं तो वह तुम्हें यहाँ नहीं भेजती।
एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी पत्नी और बच्चा गायब हो गए हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत ही असंभव है कि तुम उन्हें फिर कभी देख पाओगे। बस बहुत हो गया, सारा ने तीखी आवाज में कहा। उसे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे परिवार से दूर रहो, नाथेनियल ने भारी सांस लेते हुए कहा। मैथ्यू ने कहा, मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। खतरा धर्मसंघ से आता है, तीनों प्रजातियों के बीच खुली दुश्मनी की संभावना से, और सबसे बढ़कर ये दिखावा करने से कि ऐसा नहीं हो रहा है। वे हमारे लिए आएंगे, नाथानियल। मैंने देखा है। सोफी की आवाज़ उद्देश्यपूर्ण थी और उसके चेहरे पर वही अचानक तीखापन था जो ऑक्सफोर्ड में अगाथा विल्सन के चेहरे पर था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नथानिएल ने कहा। मैंने अगाथा को बताना शुरू किया, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और मुझे एक और शब्द न बोलने का आदेश दिया। वह बहुत डरी हुई थी। फिर उसने मुझे डायना का नाम और बिशप के घर का पता बताया। सोफी के चेहरे पर उसका खास धुंधलापन आ गया। मुझे खुशी है कि मैथ्यू की माँ अभी भी जीवित है। उसे मेरे बर्तन पसंद आएंगे। फिल उनमें से एक पर उसका चेहरा लगा देगी। और जब भी तुम चाहो मेरा डीएनए ले सकती हो, मैथ्यू बच्चे का भी। सोफी की घोषणा ने नाथानियल की आपत्तियों को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। जब मैथ्यू ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जिनका वह जवाब देना चाहता था, तो उसने एक लिफाफा उठाया जो उसकी कोहनी पर किसी का ध्यान नहीं गया था। ये काले मोम से सील किया गया था। इससे एक अधूरा काम रह गया। वो खड़ा हुआ और पत्र आगे बढ़ाया। हेमिश, ये तुम्हारे लिए है। ओह नहीं, तुम ऐसा मत करो। हेमिश ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं। इसे मार्कस को दे दो। आप भले ही 9वें शूरवीर हों, लेकिन आप लाजरस के शूरवीरों के सेनेशल भी हैं और मेरे दूसरे नंबर के कमांडर भी। एक प्रोटोकॉल है जिसका हमें पालन करना चाहिए। मैथ्यू ने चुप्पी साधे हुए कहा। मैथ्यू को पता होगा, मार्कस ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो ऑर्डर के इतिहास में एकमात्र ग्रैंड मास्टर है जिसने कभी इस्तीफा दिया है। और अब मैं एकमात्र ग्रैंड मास्टर हो जाऊंगा जिसने 2 बार इस्तीफा दिया है। मैथ्यू ने कहा, अभी भी लिफाफा पकड़े हुए। प्रोटोकॉल को भूल जाओ, हेमिश ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। मैथ्यू, मार्कस और नेथेनियल को छोड़कर सभी लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। कृपया, उसने बाद में सोचते हुए कहा। हमें क्यों जाना होगा? सारा ने संदेह से पूछा। हामिश ने एक क्षण के लिए मेरी चाची को देखा। बेहतर होगा कि आप भी यहीं रहें। वे 5 दिन भर डाइनिंग रूम में बंद रहे। एक बार थका हुआ हामिश बाहर आया और सैंडविच मांगने लगा। उसने बताया कि कुकीज़ बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं। क्या यह मैं हूँ, या आपको भी लगता है कि पुरुषों ने हमें कमरे से बाहर भेज दिया ताकि वे सिगार पी सकें और राजनीति पर बात कर सकें? मैंने पूछा, पुरानी फिल्मों और दोपहर के टेलीविजन के झंझट भरे मिश्रण को देखकर भोजन कक्ष में बैठक से खुद को विचलित करने की कोशिश कर रहा था। एम और सोफी दोनों क्रिलिंग कर रहे थे और मिरियम एक पहेली हल कर रही थी जो उसने डेमोनिकली डिफिकल्ट सुडोकू का वादा करने वाली एक किताब में पाई थी। उसने हंसते हुए कहा और फिर एक निशान बनाया। सोफी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो, मिरियम? स्कोर रखना, मिरियम ने पृष्ठ पर एक और निशान बनाते हुए कहा। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? और कौन जीत रहा है? मैंने पूछा, उसकी बातचीत सुनने की क्षमता से ईर्ष्या करते हुए। वे युद्ध की योजना बना रहे हैं, डायना। जीत किसकी होगी, मैथ्यू या हामिश, ये कहना मुश्किल है, मिरियम ने जवाब दिया। हालांकि मार्कस और नाथानियल कुछ अच्छे शॉट लेने में कामयाब रहे और सारा ने अपना दमखम दिखाया। मैं पहले ही अंधेरा हो चुका था और जब मीटिंग खत्म हुई तो एम और मैं डिनर बना रहे थे। नेथेनियल और सोफी फैमिली रूम में चुपचाप बातें कर रहे थे। मुझे कुछ कॉल्स निपटानी हैं, मैथ्यू ने मुझे चूमने के बाद कहा। उसका सौम्य अकेलापन उसके तनाव भरे चेहरे से मेल नहीं खा रहा था। ये देखकर कि वह कितना थका हुआ था, मैंने निर्णय लिया कि मेरे प्रश्न प्रतीक्षा में रहेंगे। हाँ, मैंने उसके गाल को छूते हुए कहा। अपना समय लो, खाना 1 घंटे में आ जाएगा। मैथ्यू ने पीछे के दरवाजे से बाहर जाने से पहले मुझे फिर से लंबे समय तक और गहराई से चूमा। मुझे एक ड्रिंक की जरूरत है,
सारा ने कराहते हुए कहा और चुपके से एक सिगरेट लेने के लिए पोर्च की ओर बढ़ गई। मैथ्यू सारा के धुएं के धुंधलेपन में एक छाया से ज्यादा कुछ नहीं था जब वह बाग से गुजरा और हॉप बैम की ओर बढ़ गया। हेमिश मेरे पीछे आया और अपनी आंखों से मेरी पीठ और गर्दन को सहलाया। क्या तुम पूरी तरह ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। तुम क्या सोचते हो? यह एक लंबा दिन था और हेमिश ने मुझसे अपनी नापसंदगी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। मैंने अपना सिर हिलाया। हामिश की नज़रें दूसरी ओर चली गईं और मेरी भी। हम दोनों ने देखा कि मैथ्यू के सफ़ेद हाथ उसके बालों में घुस गए और फिर वह बाम में गायब हो गया। बाघ रात के जंगलों में चमकता हुआ, हेमिश ने विलियम ब्लेक को उद्धृत करते हुए कहा। वो कविता मुझे हमेशा उनकी याद दिलाती है। मैंने अपना चाकू कटिंग बोर्ड पर टिका दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, हेमिश? क्या तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है, डायना? उसने पूछा। एम ने अपने हाथों को अपने एप्रन पर पोंछा और मुझे उदास नज़र से देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। हाँ, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मैथ्यू पर अपना विश्वास स्पष्ट करने की कोशिश की। हामिश ने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य था कि क्या आप उसे लेंगे, एक बार जब आप जान गए कि वह कौन है और वह अभी भी वही है। ऐसा लगता है कि आप पूंछ से बाघ को पकड़ने से डरते नहीं हैं। बिना कुछ कहे मैं काउंटर पर वापस आ गया और अपनी चॉपिंग फिर से शुरू कर दी। सावधान रहो, हेमिश ने अपना हाथ मेरी बांह पर टिका दिया, जिससे मुझे उसकी ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। मैथ्यू वहाँ वैसा आदमी नहीं रहेगा जहाँ तुम जा रहे हो। हाँ, वो जाएगा, मैंने भौहें सिकोड़ी। मेरा मैथ्यू मेरे साथ जा रहा है। वो बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं, हेमिश ने गंभीरता से कहा। वह ऐसा नहीं करेगा। हामिश मैथ्यू को बहुत पहले से जानता था और उसने उस ब्रीफकेस में मौजूद चीज़ों के आधार पर अनुमान लगाया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे अभी भी कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि मैं 1976 से पहले के समय और उस जगह की ओर जा रहा था जहां मैथ्यू ने शतरंज खेला था। हामिश सारा के साथ बाहर आ गया और जल्द ही रात के आकाश में धूसर धुएं के 2 गुब्बार उठने लगे। क्या सारी रात वहीं रहती है? मैंने एम से पूछा जब वो परिवार के कमरे से लौटी, जहां मिरियम, मार्कस, नाथनियल और सोफी बातें कर रहे थे और टीवी देख रहे थे। हाँ, उसने जवाब दिया। और यहाँ बस ठीक है। मैंने सेब के पेड़ों पर ध्यान केंद्रित किया और मैथ्यू के अंधेरे से अंदर आने का इंतजार किया।